एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। आज फिर से आपकी शिवानी मैम आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आपके साथ हैं। तो वो ये टॉपिक है क्लास +2 का, जिसका नेम है कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशियबिलिटी। ये टॉपिक बहुत ही मेन है। आपको जो बच्चे +2 क्लास में हैं उनको पता ही होगा कि जो हमारा डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी है या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन सब चैप्टर्स को मिला के 35 मार्क्स के नियर बाय पेपर आता है ना। तो +2 सीबीएसई में और +2 आईएससी के है उनको 32 मार्क्स की एवरेज में ये पेपर इसमें से आता ही आता है। तो सब बच्चे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसके लिए +1 का टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है यहाँ पे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की। वो वीडियो इस वीडियो को देखने से पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको लिमिट्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना आएगा, तो आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पता होता क्या है कि जब हम लोग 10 से ना +1 में जाते हैं या 8 से 9th में जाते हैं, तो एक ना बहुत माइंड में एक चीज आती है कि यार कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा 9th क्लास के अंदर या +1 क्लास के अंदर। ऐसा नहीं होता है। 10th के लिए 9th क्लास बेस होती है और +2 के लिए +1 बेस होती है। ये 9 से लेके जो +2 का टाइम पीरियड होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पीरियड है। आप बच्चों को इन 4 साल बहुत ही मेहनत करनी है, ताकि जो भी आपने अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली जो भी आपने स्ट्रीम चूज करनी है, वो आप बहुत इजी वे से चूज कर पाए। ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी जो 9, 10, +1, +2 है, इनके एक एक कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा। तो चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। जैसे नाम से क्लियर है, कंटिन्यूटी। नाउ व्हाट इज अ कंटिन्यूटी? कंटिन्यू कोई चीज होना, यानी कंटिन्यूसली कोई चीज होने को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो इसमें आप देखिए, जो हमारा ये जो है, इसके अंदर मैंने क्या बताया हुआ है कि ये एक डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, कि कंटिन्यूटी जो होता है वो होता क्या है। तो प्लीज देखिए इसको। तो कंटिन्यूटी के कंसेप्ट में जो डेफिनेशन मैंने यहाँ बताई है, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट, जब भी कोई फंक्शन आपको गिवन दिया हुआ, अगर मैंने मानो दिया x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, आपने इसमें पुट करी, तो आपका जो आंसर आया, और जब आपने लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन ऑफ x है, एग्जिस्ट करता है, या लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन ऑफ x जो है फंक्शन ऑफ a के इक्वल आता है, दैट इज, इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। मतलब एक ना कंटिन्यूटी डिपेंड अपॉन अ फंक्शन। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, तो कंटिन्यूटी पूरी फंक्शन के ऊपर बेस्ड है कि फंक्शन, अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो ये कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बहुत इजीली आ जाएगा। क्योंकि फंक्शंस में होता क्या है कि जैसे हम लोग लिख देते हैं कि x की वैल्यू 2 है, तो फंक्शन ऑफ x, जैसे x को हम लोग डोमेन बोल दिया, और उस x की वैल्यू को जब हमने फंक्शन में पुट करना है, फंक्शन ऑफ x को, लाइक ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि मैंने एक फंक्शन ऑफ x है, इसको मान लिया कि ये इक्वल टू क्या है? y है, और मैंने x की वैल्यू को मान लिया कि वो 2 है, तो फंक्शन ऑफ 2 जो होगा, यानी जो x की वैल्यू 2 है, यानी फंक्शन ऑफ 2 जो है वो आपका क्या होगा? y होगा। कि x की वैल्यू 2 हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, तो वो आपका y है। सपोज यहाँ पे फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आप कोई सी भी लेके चल पड़ो, x + 2 है ना। तो मैंने बोला कि x की वैल्यू 2 है, तो फंक्शन ऑफ x जो है, या फंक्शन ऑफ x जो है वो आपके पास कितना आ गया? 2 + 2 इट इज 4। तो ये जो होता है, जब हम जो फंक्शन है वो हमेशा y को रिप्रेजेंट करता है, यानी x जो होता है वो डोमेन का काम करता है, एंड y जो होता है वो आपका किसका काम करता है? रेंज का काम करता है। तो ये हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। और इसमें डेफिनेशन क्या कहती है जो कंटिन्यूटी की है, कि अगर, जब मैंने लिमिट चैप्टर आप लोगों को करवाया था, तो मैंने आपको करवाया था कि जैसे एक लाइन है, और यहाँ पे इस लाइन में जब हम इधर को जाएंगे तो ये हमारी कौन सी होती है? राइट हैंड लिमिट होती है, और इस साइड को क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट होती है।
और जब भी कभी लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं तो वो हमेशा मतलब इस साइड होने की वजह से नेगेटिव में आ जाती है, उस साइड होने की वजह से पॉजिटिव में आ जाती है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि जब लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, यानी कि फंक्शन ऑफ a की वैल्यू फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू a पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू a नेगेटिव, अगर ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तभी हम बोल सकते हैं अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इज इन एन इंटरवल इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट इंटरवल। जो भी आपको जैसे x इक्वल टू a दिया हुआ है तो मैंने x की जगह पे किसको पुट कर दिया, a को पुट कर दिया, तो मेरा आ गया फंक्शन ऑफ a। और जब मैंने लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव पुट करा तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू है वो a से क्या होगी, छोटी होगी, और पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू होगी वो a के क्या होगी, बड़ी होगी, इसीलिए इसको राइट हैंड लिमिट बोला जाता है। अगर ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं, इस चीज को आपने याद कर लेना, अगर ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं तभी हम बोलते हैं कि ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारी जो है ये कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। एक और चीज कंटिन्यूटी में हम लोगों ने, अगर हम ग्राफिकली जाते हैं तो देखिएगा, जब हम इस चीज के अंदर ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है कि कंटिन्यूटी के अंदर अगर हम जैसे मान लो ये देखिए, जब मैंने ग्राफ को प्लॉट करा सपोज इस तरह से, तो हमारा जो ग्राफ की पोजीशन है पेन को लेफ्ट किए बिना, मतलब विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल, अगर कोई चीज कंटिन्यूसली चलती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन बोल देते हैं ऑन द ग्राफ। ग्राफ के ऊपर अगर हम देखें, वैसे अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई, अगर मेरा ग्राफ यानी यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है या इस तरह से, अब मैंने पेन को क्या करा, छोड़ के एक पोजीशन से छोड़ के दूसरी पोजीशन से मैंने इसको ड्रॉ करा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको डिसकंटिन्यूटी का कंसेप्ट बोलेंगे। अगर बाई चांस आपको ग्राफ आ जाता है और आपको बोला जाता है कि बताइए ये कंटिन्यू ग्राफ है या नहीं है या डिसकंटिन्यू है, तो आप इजीली बता सकते हो कि आपका जो कंटिन्यूटी का जो पॉइंट है उसके अंदर क्या होता है कि आप बिना पेंसिल या पेन को छोड़ते हुए जब कोई ग्राफ प्लॉट करते हो, यानी कि जब कोई भी लाइंस जैसे प्लॉट हो रही हैं इस तरह से, चाहे वो कर्व शेप की हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी बोलते हैं। कंटिन्यूस मतलब वो चीज चल रही है। और जब आप पेन को छोड़ देते हो, जैसे एक पॉइंट पे मैंने लाइन लगाई, दूसरे पे मैंने लगाई, तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यू बोलते हैं। जैसे अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो ग्राफ कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। पता ही आपको लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब ग्राफ आता है तो वो कुछ इस तरह से आता है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा। और ये भी कंटिन्यूस है क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे खत्म हुआ, मेरी पेंसिल या पेन स्टॉप किए बिना ही कंटिन्यूसली चल रहा है, तो इस तरह के ग्राफ को कंटिन्यूस ग्राफ बोला जाता है या कंटिन्यूटी बोला जाता है। अगर आपको ग्राफ में प्रेजेंटेशन पूछी जाए तो आप बता सकते हो। क्लियर है? तो ये था हमारा कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ना बहुत इजीली पता चल जाएगा कि इसके अंदर है क्या है। ठीक है बेटा? तो देखिए हम इसमें कैसे करेंगे। तो इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करवाऊंगी जिससे आप बहुत इजीली इसके बारे में जान पाओगे। जैसे मेरा क्वेश्चन है, इफ अ फंक्शन f डिफाइंड एज एफ एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3, ये कब होता है, जब x की वैल्यू जो है वो जब x की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल नहीं होती है, और जब x की वैल्यू 3 के इक्वल होती है तब वो क्या हो जाता है, k होता है। और इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, जैसे वहां पे मैंने क्या बताया था कि x की वैल्यू जो है वो a होगी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बोल दी गई है, 3 बोल दी गई है। वो कब बोली गई है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो फंक्शन है, सॉल्यूशन में जब भी आपने स्टार्ट करना प्रॉपर वे में बताना है कि जो फंक्शन है, ठीक है, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, मतलब हमें x इक्वल टू 3 ही लेके चलना है।
तो हमारा जो इसमें बाय द डेफिनेशन भी जो हमने करा है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 3 है, फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x का मतलब वो किसको प्रेजेंट कर रही है, फंक्शन ऑफ 3 को बता रही है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x जो होगा वो 3 को टेंड कर रहा है, यानी कि अगर x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है तो हम किसको लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को, यानी कि मैं क्या लिखूंगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ पे क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3। अब मुझे बताओ 3 किसके इक्वल है, जब हमारी वैल्यू क्या, जब x इक्वल टू 3 होगा तो तब कौन सा फंक्शन लेके चलना आपको, k लेके चलना है ना। ये फंक्शन है, इसके अंदर जब भी जो वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली चलना है। तो अब जब मैंने 3, ये x की वैल्यू 3 पुट करी तो क्या आएगा, k आएगा, और नॉट इक्वल टू 3 है तो फंक्शन ये आएगा। बेसिकली फंक्शन ये इसकी बात चल रही है ना। तो ये जो चीज है फंक्शन ऑफ 3, यानी कि ये कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ चुका है k। आई होप सबको यहां तक समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है इसके बाद, ये देखिए इसके बाद हम लोगों का जो कंसेप्ट है इसके अंदर देखिए आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 इक्वल टू के आ गया। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली निकालना क्या है, मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मुझे के की वैल्यू को निकालना है। तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो इसलिए हमने फंक्शन को इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा, जब x टेंड्स टू 3 है, यानी कि हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 3 और a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ओवर x माइनस 3, इसके लिए मैंने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप सारे के सारे फॉर्मूलाज वहां से देख सकते हो। देखिए आप चाहे +2 में हो जाओ, चाहे आप +1, चाहे आप 10th में, बेसिक जो चीजें हैं उसको कभी भी आपने भूलना नहीं है, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे के साथ अटैच होती है। जैसे कि अब देखिए ये कौन सी क्लास का टॉपिक करवा रही हूं मैं, +2 का, और इस टॉपिक के अंदर कौन सी आइडेंटिटी आ गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी आ गई ना। तो बेसिक नॉलेज होना सब बच्चों के लिए जरूरी है। जिनको भी बेसिक नॉलेज नहीं है या किसी कंसेप्ट में दिक्कत आती है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि उनके बेसिक्स में बहुत अच्छे से क्लियर करवा पाऊं। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं हर बच्चे तक पहुंच के उसके बेसिक्स पे फोकस कर पाऊं, क्योंकि होता क्या है, बहुत हम लोग क्वेश्चंस तो बहुत इजीली निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे तो ये इस टाइप के होते हैं कि वो क्रैमिंग भी कर लेते हैं क्वेश्चंस की। हमें मैथ्स में क्रैमिंग नहीं करनी है, हमें उसमें रट्टा नहीं मारना है, हमें क्वेश्चन को समझ के करना है। अगर हम क्वेश्चंस को समझ के करेंगे, अंडरस्टैंडिंग से करेंगे और हर कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए हम बहुत इजीली कर पाएंगे। तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे आगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी, और यहाँ पे x माइनस 3 आ गया विच इज इक्वल टू k। अब हमारा ये कट गया, x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू x की वैल्यू 3 को अप्रोच करती है। ये मैंने लिमिट में करवाया था कि जब भी कोई वैल्यू अप्रोच करती है तो x की जगह पे हमने उस वैल्यू को पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो हम क्या करेंगे, 3 + 3 मैंने कर दिया तो k आ गया, इस तरह से k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, ये तो एक सिंपल टाइप में क्वेश्चन था जो बच्चे बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस पे बहुत फोकस दीजिएगा, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कि हमारी ना एक्सरसाइजेज होती हैं, तो मैं जब बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ ना, तो बच्चे कहते हैं नहीं यार मैम टीचर्स ने बोला था कि लास्ट एक्सरसाइज में से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। अरे बच्चों देखिए, अगर आपको स्टार्टिंग वाले कंसेप्ट नहीं आएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, आपको पता ही नहीं होगा कि जो हम लोग अगर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं या डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं x की पावर n यानी x की पावर 3, उसको हम कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होगा। तो आप मुझे बताओ, हम चाहे सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है चाहे लास्ट एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग से अपने चैप्टर्स की तरफ, अपनी एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिएगा, ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली निकाल पाए। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंगली। अब मैं आपको सिखाऊंगी इसमें से और वैल्यू, और एक आध क्वेश्चन हम करके देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है कि डिटरमाइन वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट के
आपको k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स जो है वो के एक्स ओवर मोड ऑफ एक्स, इफ x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो होगा तो आपने ये कंडीशन अप्लाई करनी है, और x की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल होती है या उससे बड़ी होती है तो आपने इसको लेके चलना है, ठीक है। सो इज कंटिन्यूज एट x इक्वल टू जीरो। देखो मैंने ना जब ये लिमिट्स के क्वेश्चंस करवाए थे ना, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में चीजें करवाई हुई हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव। अभी तो मैंने जब से स्टार्टिंग में करवाया तो बहुत जल्दी जल्दी में वो कंसेप्ट को थोड़ा सा करवा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने जो लिमिट्स में करवाया है तो आप लोगों को आता होगा, तो एक बार उसको देख लेना ताकि आप बहुत इजी वे से इसको कर पाओ। तो इसमें क्या है, अगर ये लेस देन जीरो है तो लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है उसका यूज करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि ये जीरो से छोटी वैल्यू की बात कर रहा है ना, कि x जो है वो जीरो से क्या है, छोटा है। और जब हमारे पास x की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी तब वो 3 का काम करेगा, क्योंकि जब राइट हैंड लिमिट होगी तब जो फंक्शन है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, है ना। जब आप फंक्शन ऑफ जीरो पुट करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली, और ये कंटिन्यूस है पर x इक्वल टू जीरो के अकॉर्डिंगली। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा। तो सेम वही लाइन आपने लिखनी है जो मैं मोस्टली कह रही हूं कि जो फंक्शन है एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। क्योंकि मैंने किसकी बात करी है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, कब होता है, जब x की वैल्यू जो होती है किसकी इक्वल होती है, जीरो की इक्वल होती है। अब हमें इसमें पता है कि जो लिमिट है, आप लिमिट को एल टी से भी लिख सकते हो, आप लिमिट को एल आई एम से भी लिख सकते हो, x टेंड्स टू जीरो। मैंने जब आपको स्टार्टिंग में जब लिमिट की डेफिनेशंस करवाई, अभी लिमिट की सॉरी कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस करवाई है, तो मैंने यही बोला, पहली चीज तो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, दूसरी चीज जो भी आपको x की वैल्यू दी है वो नेगेटिव, अगर लेस देन ग्रेटर देन के अकॉर्डिंगली दिया तो आपको नेगेटिव में भी शो करना पड़ेगा, उसको आपको पॉजिटिव में भी शो करना पड़ेगा। जब ये तीनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी तो तब उस कंसेप्ट को हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। पर इसमें ये ऑलरेडी गिवन है कि ये जो है ये कॉन्टिन्यूस ही है जब वो x इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो तब हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, तो पहले हम यही लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो। एक तो हमारा पॉजिटिव है जब वो फंक्शन ऑफ x के पास है, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ नेगेटिव कर लो चाहे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो जो है नेगेटिव कर लो, नेगेटिव इसमें कर लीजिए आप, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ x। और यहाँ पे सीधा ही लिख दीजिए यहाँ पे कि फंक्शन ऑफ x। अगर ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं तो तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस है, मतलब ये कंटिन्यूस है पर x टेंड्स टू जीरो में। तो यहाँ पे हम क्या लिख लें, यहाँ पे हम इसको जीरो लिख लेते हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ना जैसे कंटिन्यूटी का, कि मैंने बता दिया कि तीनों चीजें कंटिन्यूटी को शो करती है बिकॉज ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगी, वन बाय वन लेके चलूंगी। जैसे लिमिट x टेंड्स टू, मैंने क्या लिख दिया, जीरो नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, मैं इसको लेके चलूंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट जो है h टेंड्स टू जीरो हो जाएगी और जीरो माइनस h हो जाएगा, जो भी आपका फंक्शन है। फंक्शन के अंदर जब भी हम जीरो नेगेटिव होता है तो फंक्शन में जीरो माइनस h लेके चलते हैं। और इसके बाद क्या होगा, जो लिमिट है वो h टेंड्स टू जीरो है, तो माइनस h का मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑफ माइनस h हो गया। तो फंक्शन ऑफ माइनस h का मतलब अब इस केस में हम क्या बताएंगे कि ये देखिए, जब वैल्यू, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो ये वाला केस लेके चलेंगे। फंक्शन क्या है, के एक्स है ना, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, लिमिट जो h टेंड्स टू, लिमिट जो है वो h टेंड्स टू किसको कर रही है,
लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ माइनस h यानी कि k, और यहाँ पे x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस h लिख दिया, और जो मोड ऑफ x है इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस h लिख दिया। जब भी कोई चीज मोड के अंदर होती है, नेगेटिव होती है, तो बाहर आके क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। तो ये क्या आ गया, माइनस के एच ओवर ये क्या आ गया, के एच, और ये एच से एच कट गया तो ये कितना आ गया, माइनस के। तो हमें ये पता लग गया कि जो जब लिमिट h टेंड्स टू 0 जो है वो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 जब नेगेटिव केस होता है तो 0 माइनस h लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि नेगेटिव वाला केस इस साइड होता है, तो हम लोग 0 जो भी आपको वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू 0 वाली, तो वहां पे हम लोग इस तरह से 0 माइनस h ही लेके चलेंगे। वो तब करेंगे जब लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू वाले केसेस होंगे, उस केस में हम ऐसे करेंगे। और जो पिछला क्वेश्चन कर रहा है वो हम डायरेक्ट उसमें पुट करके कर सकते हैं, जैसे के की वैल्यू निकालना मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन था जब 0 की वैल्यू नेगेटिव है, वो केस तो मेरे पास है। अब जब 0 की वैल्यू, जब x की वैल्यू जो है वो 0 के बड़ी है या 0 के इक्वल है, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो डायरेक्ट किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। कहने का मतलब कि अगर मैं फंक्शन ऑफ 0 करूंगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हमें पता है कि जो हमारी डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, वो ये बताती है कि अगर नेगेटिव केस है, पॉजिटिव केस है, वो फंक्शन ऑफ 0 के इक्वल हो जाता है, तो तभी हम उस वैल्यू को कंटिन्यू बोल सकते हैं। और उसकी वैल्यू जैसे के निकालना है, ए निकालना है या बी निकालना है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, अगर फंक्शन ऑफ 0 जो है 3 के इक्वल है, तो हमें पता है बाय द डेफिनेशन ये तीनों चीजें इक्वल है, इसलिए माइनस के इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -3 आ गई। तो ये था मेरा कंटिन्यूटी का क्वेश्चन। आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है ताकि आपकी कंटिन्यूटी के कंसेप्ट क्लियर हो पाए। अभी हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंसेप्ट है, तो ये जो डिफरेंशिएबिलिटी की एक डेफिनेशन है वो क्या है कि a function f(x) is said to be a function f(x) is said to be a differentiable at a point x equal to a if the left hand derivative and the right hand derivative x equal to a exist and are equal। इसका मतलब ये हुआ कि एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड, जैसे वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट था, फिर क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद कंटिन्यूटी का टॉपिक आया, तो उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव का जिक्र आ गया। इसमें भी देखिए जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा एट x इक्वल टू 2, 3, 4 कुछ भी, या x इक्वल टू a, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का वे, देखो क्या होता है कि इन क्वेश्चंस को ना समटाइम हमें ना पता तो होता है, अंडरस्टैंडिंग तो होती है भी कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। हम भी बहुत एज अ टीचर बोल देते हैं इजीली कि हाँ भी जो कंटिन्यूटी है उसमें फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उसके अंदर जो नेगेटिव अगर जो भी x की वैल्यू है वो 0 नेगेटिव है या 0 पॉजिटिव है, ये तीनों केस इक्वल होने चाहिए, तो वो कंटिन्यूटी में आते हैं। पर होता क्या, जब लिखने की बारी आती है ना, तो +2 क्लास में मोस्टली दिक्कत क्या आती है, हम लिखते लिखते ना हमें समझ में नहीं आता आगे क्या आएगा। तो हमेशा आप लोग ये जो क्वेश्चन करोगे ना, इसकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स तो आ ही नहीं सकता, और प्रैक्टिस मस्ट है मैथ्स में। और मैथ्स में ये जो हमारा डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर है या इसके क्वेश्चंस हैं, इसको लिखना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जब हम ये क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, हमें पता है डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें फर्स्ट प्रिंसिपल आना जरूरी है। और मैं ना जब आपको ये करवा रही हूँ तो आप ना इस टाइम बहुत इजीली समझ जाओगे कि हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो मैम ने कहा था जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है जो भी वैल्यू होगी उसमें -h करना है और माइनस फंक्शन ऑफ a, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका फॉर्मूला क्या है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल का हमारा फॉर्मूला है ना, वो क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाय h। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो मैंने बता दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव है, तो इसलिए फंक्शन a माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ a ओवर -h लेके चलना है, क्योंकि अगर यहाँ -h हो यहाँ भी -h ही लेके चलना है। और जब राइट हैंड लिमिट आएगा तो राइट हैंड लिमिट में h टेंड्स टू 0, h यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी a प्लस h आएगा और माइनस फंक्शन ऑफ a,
मतलब वो तो सेम एज इट इज उसी तरह के आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर तो वो इक्वल है तो हम बोलेंगे वो डिफरेंशिएबल है, अगर वो इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे उस पॉइंट के ऊपर वो चीज डिफरेंशिएबल नहीं। ये तो जी आपको पता लग गया। पर जब हम लिखने बैठेंगे ना तो हम लिखते लिखते स्टेप्स भूल जाएंगे कि जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या लिखूं, फंक्शन है तो उसको क्या लिखूं। तो बेटा एक बार अपनी बुक खोल के एग्जांपल्स तो गिवन होती हैं, उनको देख लिया करो, उससे प्रैक्टिस कर लिया करो, या हम लोग जैसे क्वेश्चन करवाते हैं इनको देख लिया करो। तो क्या होगा कि आप बहुत इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है इसके अंदर यही है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का इक्वल होना जरूरी है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि वो चीज डिफरेंशिएबल होती है। जो भी पॉइंट आपको गिवन हो, एट एक्स इक्वल टू 2 दिया है, 3 दिया, 4 दिया, वट एवर दैट पॉइंट। सेम राइट हैंड लिमिट भी, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट बोल रही हूँ बार बार, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का इक्वल होना जरूरी है डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। और वो टॉपिक कहाँ से आएगा? बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला सबको याद होना जरूरी है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है बेटा, तो देखिए जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वो मैंने क्या दिया है कि इफ फंक्शन ऑफ एक्स एक्स के मतलब इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल है या उससे बड़ी है तो हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर होगा। और अगर उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 के छोटी है, यानी उसके पीछे वाली वैल्यूज आएंगी, तो तब हमारा फंक्शन ये होगा। देन शो दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अब क्वेश्चन क्या आ गया कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है जब एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? 1। जब आप 1 पुट करोगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। तो वही जो सेम अभी मैंने करवाया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका कंसेप्ट हम लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड एट एक्स इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंगली जब भी आप लिखोगे एट एक्स इक्वल टू 1 दिया है, 2 दिया है, इसको जरूर लिख के चलोगे। तो पहले आप लिखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस ये 1 की बात करी है, तो लिमिट क्या बन जाएगी? h, जो x की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 दी हुई है। अगर x की वैल्यू 1 दी हुई है तो हम इसमें किसको लेके चलते हैं? h को। लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गई तो फंक्शन के अंदर क्या आ जाता है? फंक्शन कौन सा आएगा? यानी कि लेफ्ट हैंड में x से छोटे वाली वैल्यू आएगी, यानी कि जो x की वैल्यू है जो 1 से छोटी होगी तो तब हम क्या लगाएंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है या 1 से बड़ी है तो हम क्या लगाएंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम देखेंगे अगर दोनों का आंसर अलग अलग आता है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ठीक है, चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि ये फंक्शन जो है -1 माइनस एच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाता है? फंक्शन हम किसको ले लेते हैं? यहाँ पे h को ले लेते हैं, डिवाइड बाय क्या हो जाता है? -h, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आपका माइनस होगा बाय द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अंदर। ठीक है, तो जब आप इसको लिख देते हो तो यहाँ पे अगर फंक्शन -1 और ये आ जाता है तो यहाँ पे क्या है? x है। तो x का मतलब क्या हुआ कि आपने x की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देना है। x की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, मैं -1 लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 माइनस एच फंक्शन के अंदर करा तो क्या आ गया? 1 माइनस एच आ गया। जब आपने फंक्शन ऑफ एच जो है यहाँ के इसके अंदर पुट करा, एक्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू ही आ रही है तो 1 माइनस एच आ गया। और जब आपने इसमें पुट करा तो हमारे पास फंक्शन ऑफ एच किसको डिपेंड कर रहा है? 0, और एक्स की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिख के चलेंगे 1। तो देखिए क्या करा मैंने अभी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अंदर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो फंक्शन जो है वो 1 माइनस एच होगा, क्योंकि x 1 को शो कर रहा है और इसमें 1 माइनस एच आ जाएगा, और माइनस फंक्शन ऑफ x होता है और x की वैल्यू क्या है? 1, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया और नीचे -h ही आएगा।
अब जब 1 माइनस एच है तो यहाँ पे 1 माइनस एच आया, और माइनस फंक्शन ऑफ 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, अपॉन माइनस एच आ गया। 1 से 1 कट गया, माइनस एच से माइनस एच कटा, तो वो कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ गई है। और अगर क्योंकि एच एच तो कट गया, तो इसमें वैल्यूज तो एच की 0 आप कैसे डालोगे, वो तो इजी वे में आप ऐसे ही निकाल पाओगे। तो अगर माइनस एच एच है, तो अगर कोई बोले 0.0, अगर एच टेंड्स टू 0 है तो वो चीज भी एक पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि एच से एच काटोगे तो वो 1 ही आता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो हम करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव की। हाँ जी बताइए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जो भी आपका x यानी 1 ही है, ओवर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब जब हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, बड़ी है, किससे बड़ी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो वो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। तो वहां पे हम क्या लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर। जब हम एक्स स्क्वायर लेके चलेंगे तो ये देखिए, अब 1 प्लस एच है तो हम क्या लिखेंगे, 1 यहाँ पे लेके चलेंगे 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ 1 है तो एक्स स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ओवर यहाँ पे क्या आ गया एच। तो इसको मत भूलिएगा जब भी आप क्वेश्चन करें, तो लिमिट को मत भूलिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या आइडेंटिटी लगेगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 ओवर h। तो इसमें 1 और 1 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, h ले लिया मैंने कॉमन, अंदर क्या बच गया हमारे पास, h प्लस 2 डिवाइड बाय h, h से h फिर कट गया तो वो भी 1 बन गया। तो h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। तो इससे हमारा क्या शो हो गया, जो हमने क्वेश्चन करना था वही यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया। ये देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये था हमारा क्वेश्चन, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आ गया और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 आ गया, जिससे हमारा ये क्वेश्चन निकल गया। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा ताकि आपकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक क्लियर हो पाए। बाकी डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको करवाए थे, थोड़ा सा अभी मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या करना हमें। इसमें जो डेरिवेटिव है ना, उसमें जो सबसे मेन चीज है वो है फॉर्मूलाज पे फोकस करना। यानी डेरिवेटिव जब भी हम करते हैं, डेरिवेटिव कह लो, डिफरेंशिएबिलिटी कह लो, तो इसमें आगे क्वेश्चन जब आते हैं तो क्या होता है, x की पावर n, तो ये बन जाता है nx n माइनस 1। यानी कि अगर मैं डेरिवेटिव बताऊं कि x का क्यूब निकालो तो हम क्या बोलेंगे उसको, 3x का स्क्वायर। और इसमें ना कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या होते हैं कि अगर मैं डेरिवेटिव, ये मैंने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जब चैप्टर करवाया था तब भी इसके बारे में डिस्कस करा था कि अगर डेरिवेटिव, अगर मैंने बोला हुआ है दो फंक्शंस के बारे में या u v के बारे में, तो अगर u ये होता है u इंटू वी वाला, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट रूल। इसके बारे में मैं एक बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे नॉर्मल क्वेश्चन तो कर लेते हैं, प्रोडक्ट रूल में दिक्कत आती है। तो एक ही चीज याद रखो, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ v इंटू u। तो एक ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, प्रोडक्ट रूल। तो ये कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल। और उसके बाद जो डेरिवेटिव के अंदर क्वेश्चन रूल है u अपॉन v वाला, इसमें क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, अब माइनस आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ v इंटू यू डिवाइड बाय v का स्क्वायर। तो आपने इस क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल को याद रखना है ताकि आपके डेरिवेटिव के क्वेश्चंस बहुत इजीली निकल जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी
और जो भी ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड कंसेप्ट है वो भी मैं बहुत ही इजी वे में आपको करके बताऊंगी, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो पाए। ठीक है, तो हर क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जो भी मैंने करवाया, जैसे ये क्वेश्चन मैंने करवाया, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल था, पीछे मैंने क्वेश्चन करवाया वो कंटिन्यूटी को शो भी कर रहा है और उसकी वैल्यू भी निकाल रहा है। एक मैंने करवाया कि वो कंटिन्यू है और ए की वैल्यू निकालो। तो ऐसे क्वेश्चंस प्लीज कर लीजिएगा और सोच के समझ के ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट मेरे इस चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मैं आपके पास जो भी बेसिक नॉलेज है वो बहुत इजी वे से आपको बता पाऊं, ताकि आप बच्चों को क्वेश्चन निकालने में बहुत आसानी हो। और मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, हर कंसेप्ट को बहुत डीपली जाके पढ़िए, सो दैट अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हर क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे। एग्जाम्स बहुत ही नियर बाय हैं, टाइम बहुत ही कम है, डे बाय डे हो क्या रहा है, बच्चों का ध्यान स्टडी की तरफ लग ही नहीं रहा। ये हमारे पास काफी सारे ये गैजेट्स आ गए हैं जिनका हम डे बाय डे यूज कर रहे हैं, ये मोबाइल फोन्स, ये हमारे हमारे कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, या कई सारी और चीजें हैं जो हमारा ध्यान बहुत ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अब थोड़े दिनों के लिए इनको अवॉइड करिए। हाँ, मैं जानती हूँ मेरी क्लास में कुछ बच्चे फोन पे ही लगा रहे होंगे, तो देखिए हर चीज का जो होता है ना, एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। हम लोग इस चीज को अगर सही चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमारे पेरेंट्स भी हमें कभी भी इन चीजों के लिए मना नहीं करेंगे। बट अगर हम इन चीजों का मिसयूज करेंगे तो हर कोई आपके ऊपर पाबंदियां लगाएगा। इस वजह से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी सब बच्चों से, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा है, वो इन चीजों से दूर रहे, ताकि वो अपनी स्टडी की तरफ प्रॉपर फोकस कर पाए। एज अ पेरेंट्स हम लोग की यही कोशिश रहती है कि हम हर बच्चे को हर फैसिलिटी दे पाए। ये फैसिलिटी देना बहुत अच्छी बात है, बट द थिंग इज दैट हम फैसिलिटी तो देते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए, बट अगर हमारे बच्चे उसका मिसयूज करेंगे तो आप खुद देखिए, ये उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उनके लिए भी होगी एज वेल एज हमारे लिए भी होगी। यूज करो इन चीजों का, एक सही इस्तेमाल इन चीजों का करना बहुत अच्छी बात है, पर इनको गलत वे से यूज मत करिए। काफी सारी चीजें आजकल सोशल मीडिया पे चल पड़ी हैं, सही इस्तेमाल से हर चीज बेनिफिशियल रहती है और गलत इस्तेमाल हमेशा ही हर बंदे के लिए हार्मफुल रहता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अच्छी चीजों में अच्छी चीजों को यूज करिए। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।